हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग मज़े में होंगे। आज हम लोग कुछ खास वॉइस में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि वॉइस का टॉपिक समाप्त हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं सर कि कभी कभी किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो सर उसका वॉइस कैसे बनाते हैं, किस ऑब्जेक्ट से हम लोग वॉइस बनाते हैं। तो बहुत ही आसान सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज का टॉपिक जो है वो है वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी आज हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स का पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो चलो इसका पहले हेडिंग देख लेते हैं। पैसिव वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स। तो जब किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो तो फिर हम लोग उसका पैसिव कैसे बनाएं। इसे मान लो एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो ये हमारे पास सेंटेंस है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो निश्चित तौर पे मैं क्या एक सब्जेक्ट है और पढ़ाना वर्ब है। जहां तक ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो इंग्लिश में दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि इंग्लिश में जो ग्रामर में है वहाँ दो ऑब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या होता है। बहुत ही आसान सा अंतर है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, यानी जिसमें जान नहीं होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें जान होता है। हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रत्यक्ष कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग अप्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। और इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग होता है। जैसे अगर मैं किताब की बात करूँ, कलम की बात करूँ, कुर्सी की बात करूँ, तो ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि इनमें जान नहीं है। लेकिन मैं सीता की बात करूँ, तुम की बात करूँ, रोहित की बात करूँ, राहुल की बात करूँ, इन लोगों में जान है, तो ये लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अंग्रेजी भी है और तुम भी है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें जान नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे तुम में जान है और अंग्रेजी में जान नहीं है, तो अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि तुम में जान है ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब चूंकि ये एक्टिव सेंटेंस है तो हम लोग इसको एक्टिव रूप से बनाने वाले हैं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। जहां तक ताहे तीहे की बात है, निश्चित तौर पे ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अगर हम लोग उसको ट्रांसलेट करें तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई। पढ़ाना का इंग्लिश क्या हो जाता है, टीच, यानी आई के साथ हम लोग को V1 लेना है, तो हो गया आई टीच। अब बच्चे सोचते हैं सर क्या किया जाए, पहले तुमको लाएं या पहले अंग्रेजी को लाएं। बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि सर अंग्रेजी में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना सही है कि इनडायरेक्ट को लिखना सही है। देखो आसान सा कंसेप्ट है, अगर आप सेंटेंस लिखते हो आई टीच, अगर मान लो आप इनडायरेक्ट को पहले लाते हो, आई टीच यू, तो आप लिखते हो आई टीच यू क्या भाई, इंग्लिश। तो सेंटेंस हो जाएगा मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। अब अगर इसको हम लोग डायरेक्ट को पहले लाके बनाए तो फिर कैसे बनेगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाया और डायरेक्ट को बाद में लाया। लेकिन अगर सेंटेंस में हम लोग पहले डायरेक्ट को लाएं और सेंटेंस इस प्रकार हो कि आई टीच इंग्लिश, तो निश्चित तौर पे यहां पर हम लोग को एक प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, वो है टू। आई टीच इंग्लिश टू यू। अब यहीं पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, आपने इनडायरेक्ट को पहले लाया और डायरेक्ट को बाद में लाया, तो आपने प्रेपोजिशन नहीं लगाया।
लेकिन जब आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाया और इनडायरेक्ट को बाद में लाया तो आपने प्रेपोजिशन का प्रयोग किया। तो समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में निश्चित तौर पर मैंने भी बताया कि डायरेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, तो नॉन लिविंग जो है निश्चित तौर पर प्रेपोजिशन जो है वो निश्चित तौर पर नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आप यहाँ देखो यू और इंग्लिश, आप हमको एक सिंपल सवाल का जवाब दो, हम लोग इंग्लिश के लिए बने हैं या इंग्लिश हमारे लिए बना है? सोचने वाली बात है। हम लोग पानी के लिए बने हैं या पानी हमारे लिए बना है? हम लोग पैसे के लिए बने हैं या पैसा हमारे लिए बना है? निश्चित तौर पे निर्जीव जो होता है वो सजीव के लिए होता है। जितना भी निर्जीव होता है वो किसके लिए होता है? सजीव के लिए होता है। मान लो अभी इस क्लास में हम आइसक्रीम ला के रख दे, रसगुल्ला ला के रख दे, गुपचुप ला के रख दे, तो आप पूछ सकते हो सर ये किसके लिए है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है ना। लेकिन मान लो अगर हम किसी व्यक्ति को यहाँ ला के रख दे तो आप लोग पूछो सर ये किसके लिए है? निश्चित तौर पर नहीं पूछोगे। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है कि जब हम लोग के लिए की बात करें, के लिए दैट इज टू, तो जब हम लोग टू की बात करते हैं, के लिए की बात करते हैं, तो ये निश्चित तौर पे निर्जीव के लिए लगता है, सजीव के लिए नहीं लगता है। आप देखो यहाँ पर यू जो है ये लिविंग है और इंग्लिश क्या है? नॉन लिविंग है। अब यू है लिविंग, इंग्लिश है नॉन लिविंग, तो निश्चित तौर पे यू इंग्लिश के लिए तो नहीं हो सकता है, यू जो है वो इंग्लिश के लिए नहीं हो सकता है, तो यहां पर आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। और सेकंड वाक्य देखो क्या लिखा हुआ? इंग्लिश, तो निश्चित तौर पे ये इंग्लिश किसके लिए पढ़ाया जा रहा है? यू के लिए, यानी कि यू इंग्लिश के लिए नहीं हो सकता है लेकिन इंग्लिश यू के लिए हो सकता है। समझना क्या है कि जब कभी भी आप किसी वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लाओ तो कभी भी वहां प्रेपोजिशन का प्रयोग मत करना, लेकिन अगर डायरेक्ट पहले आया तो निश्चित तौर पे वो पूछा जाएगा कि ये डायरेक्ट है तो किसके लिए। अगर हम लोग सेंटेंस को तोड़ के समझे तो कंसेप्ट आराम से क्लियर हो सकता है। आई टीच यू, आई टीच यू मतलब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू का मतलब होता है मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। सवाल आएगा ना भाई क्या पढ़ाते हैं, सवाल तो आएगा ना कि मैं क्या पढ़ाता हूं, तो भाई इंग्लिश पढ़ाता हूं। लेकिन अगर सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, मैंने क्या बोला? आई टीच इंग्लिश, तो आप पूछोगे सर ये इंग्लिश आप किसके लिए पढ़ा रहे हो? तो निश्चित तौर पे जो इंग्लिश है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए बताओ? यू के लिए। यानी निर्जीव किसके लिए है? सजीव के लिए है। जब निर्जीव सजीव से पहले आएगा तो आपको प्रेपोजिशन लगाना है, और जब सजीव निर्जीव, ध्यान से समझना, सजीव निर्जीव के पहले आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, जब निर्जीव सजीव के पहले आएगा तो आपको प्रेपोजिशन लगाना है। सिंपल समझ लेना है, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट पहले है तो आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर इनडायरेक्ट पहले है तो आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। यही चीज समझना है कि आपको जो मन करे आप यूज कर सकते हो। आपको इच्छा है यू को पहले लाने की, आप यू को ला सकते हो। अगर आपको इच्छा है इंग्लिश को पहले लाने की तो आप इंग्लिश को भी पहले लेकर आ सकते हो। यानी इसका कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पहले डायरेक्ट आता है कि पहले इनडायरेक्ट आता है। आपको जो इच्छा है आप उसको पहले लेकर आ सकते हो, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, अगर इनडायरेक्ट पहले आएगा तो प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, और डायरेक्ट पहले आएगा तो प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, क्योंकि हम लोग निर्जीव के लिए नहीं है, निर्जीव हमारे लिए है। चलो ये तो एक्टिव वॉइस की बात हो गई। अब इस वाक्य को अगर हम लोग पैसिव बनाएं, निश्चित तौर पे अगर इसी वाक्य का हम लोग पैसिव बनाएं तो इसका हिंदी क्या होगा? पहले हिंदी देख लेते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? अगर आप अंग्रेजी को पहले लेकर आ रहे हो तो हिंदी हो जाएगा अंग्रेजी मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है ना। अंग्रेजी मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है, आपने क्या किया? अंग्रेजी को पहले लाया। तो निश्चित तौर पे जब आप अंग्रेजी को पहले लाओगे तो निश्चित तौर पे यहां इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम अंग्रेजी को ना लाकर तुमको पहले लाएं, तो हिंदी कुछ इस प्रकार हो जाएगा, तुम्हें मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। मतलब साफ है कि आपको जो इच्छा आप उसको पहले लेके बना सकते हो। आपको मन है कि नहीं आपका पैसिव जो है डायरेक्ट से बनना चाहिए, तो आप डायरेक्ट को पहले लेकर आ जाओ। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, अंग्रेजी मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपको इच्छा है कि नहीं सर हमको
डायरेक्ट को पहले नहीं लाना, हमको इनडायरेक्ट को लाना, तो आप इनडायरेक्ट ला के भी बना सकते हो। बस ध्यान में ही रखना होगा कि जब डायरेक्ट पहले आता तो आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है, और जब इनडायरेक्ट पहले आता तो प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। अब जहां तक पैसिव की बात करें तो पैसिव वॉइस एकदम आसान सा स्ट्रक्चर है, आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहता ही है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? V3। रीजन क्या होता है? यहाँ परफेक्शन का सेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है आप उसको क्या बना चुके हो? सब्जेक्ट। तो काम चूंकि हो चुका है, परफेक्शन का सेंस है, तो परफेक्शन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? V3 लगाते हैं। तो आपको यहाँ V3 लगाना पड़ेगा। और सवाल क्या है? अंग्रेजी खुद नहीं पढ़ता है, उसको कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। उसी तरह तुम भी खुद नहीं पढ़ता, उसको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। यानी इस वाक्य में आप देख सकते हो दोनों का दोनों सब्जेक्ट जो है वो नॉट डूअर है। तो नॉट डूअर को आपको हेल्प करना होता है, और हेल्प करने के लिए सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? बी होता है। तो आप यहां बी का इस्तेमाल कर सकते हो। निश्चित तौर पे बी का V1 बी होता है, और वर्ब 5 क्या होता है? इज होता है, जिसके कंडीशन में हम लोग एम और आर का प्रयोग करते हैं। चूंकि बी से अंग्रेजी का सारा व्यक्ति खुश नहीं होता है ना? बी से कौन खुश होता है? आई वी यू दे। और हमको सारे लोगों को खुश करना है, तो हम लोग यहां बी का प्रयोग ना करके हम लोग प्रेजेंट का फॉर्म इजे मार का प्रयोग करते हैं। आप यहां इजे मार का प्रयोग कर सकते हो, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इजे मार प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इस सेंटेंस को बनाने वाले हैं। तो अब सवाल क्या है कि अब बच्चों को ये नहीं पूछना है कि सर किस ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाए। आपकी इच्छा, अगर आपको मन करता आप डायरेक्ट को पहले लाओ तो डायरेक्ट से बना सकते हो, इनडायरेक्ट को पहले लाना तो आप इनडायरेक्ट से भी बना सकते हो। चलो पहला मेरा जो एग्जांपल है उसमें डायरेक्ट पहले है, तो डायरेक्ट पहले तो मैं इंग्लिश को पहले लाऊंगा। ये रहा इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो इंग्लिश इज, टीच का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? टॉट। इंग्लिश इज टॉट। और मैंने क्या बताया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आता है इनडायरेक्ट से तो आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग करना होगा। अभी यहां क्या करोगे? इंग्लिश इज टॉट टू यू, यानी तुम्हें पढ़ाया जाता ना भाई। इंग्लिश इज टॉट टू यू किसके द्वारा? मेरे द्वारा, बाई मी। बाई मी, यानी अभी जब आपने पैसिव बनाया तो आपने डायरेक्ट को सामने रखा, और सेंटेंस क्या हुआ? इंग्लिश इज टॉट टू यू। चूंकि ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश तुम्हें पढ़ाया गया किसके द्वारा? बाई मी। अब जब सेंटेंस तुमको आगे रख के बनाना है तो माय डियर फ्रेंड्स करना क्या? आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपको यू को आगे रखना है, और यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। अभी आप क्या लगा सकते हो? आर लगा सकते हो। यू आर टॉट, यू आर टॉट। अब यू आर टॉट, यहां आप टू इंग्लिश मत लगा देना, क्योंकि जब डायरेक्ट पहले आता है इनडायरेक्ट से तो प्रेपोजिशन लगता है। इनडायरेक्ट यानी कि सजीव पहले आएगा तो प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस क्या होगा? यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, बच्चों को एकदम ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सर पहले डायरेक्ट को पहले लाया जाए या पहले इनडायरेक्ट को। जिसको लाना आप लाके बना सकते हो, बस ध्यान में रहे, यही रहे कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है, और जब इनडायरेक्ट आएगा तो आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो आप आराम से किसी भी वाक्य का पैसिव बना सकते हो। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, ही गैव मी मनी, ही गैव मी मनी। निश्चित तौर पे अगर आपको मी को आगे लाना है तो उसको आई में कन्वर्ट करके आप बना सकते हो। अगर आपको मनी को आगे लाना है तो आप मनी को भी आगे लाके पैसे बना सकते हो। बस ध्यान में यही रखना है कि जब मनी आगे आगे आएगा तो आपको प्रेपोजिशन टू लगाना है, और जब आई आगे आएगा तो आपको प्रेपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करना है। आप इस प्रोसेस से आप आराम से डबल ऑब्जेक्ट्स का पैसिव को बना सकते हो। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉइस का स्पेशल टॉपिक के साथ फिर से मिलने वाले हैं। आज का वीडियो यहीं तक।